हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप पिछले क्लास को देख कर आए होंगे। पिछले क्लास में हमने प्रायद्वीप के पठार की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से समझा था और देखा था कि किस काल में कौन सा पठार का निर्माण हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीप के पठार का ही विस्तार, यानी इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय यानी क्षेत्रवार रूप से देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं आती है और उनका विस्तार कैसे है। तो जो देखते हैं, देखिए जैसा कि आप लोग भारत का मैप बनाना सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे तो साथ साथ में बनाइए। साथ साथ में बनाइएगा तो क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग सुने होंगे इस बात को। देखिए थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा बन गया। तो इसमें हम जो पहले देख चुके हैं, हिमालयन टोपोग्राफी देख चुके हैं। ये क्या है, हिमालय है, इधर पर्वत है और इन्हीं पर्वतों से नदी निकलती है। तो नदी द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र में हम लोग देख चुके हैं। क्या है, ये मैदान है। लेकिन इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पठार के बारे में। तो पहले पठार के बारे में, इस पठार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पठार में हम लोग पढ़ेंगे अरावली पर्वत पढ़ेंगे, विंध्या पर्वतमाला पढ़ेंगे, सतपुड़ा पढ़ेंगे और चौथा सह्याद्री। यानी पश्चिमी घाट तो पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा एक नंबर कौन, अरावली। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखे थे। ये हुआ हमारा दूसरा क्लास, दूसरा जो है क्या, विंध्या। उसके बाद ये तीसरा सतपुड़ा और उसके बाद ये चौथा। तो क्या हो गया, ये हमारा सह्याद्री या पश्चिमी घाट। अब बात आता है कि इनको पढ़ना आवश्यक क्यों, इनको पढ़ना आवश्यक क्यों। तो इनको पढ़ना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये महान जल विभाजक है। क्या है, ये है जो है बहुत महत्वपूर्ण, क्या है, जल विभाजक है। जल विभाजक क्या होता है, यानी ये देखिए, ये अरावली जो है, अरावली उच्च भूमि है। तो इधर तो यहाँ की जो नदियाँ है इस प्रकार पूरब की ओर बहती है। ये है विंध्या की नदियाँ भी इधर बहती है। ये है सतपुड़ा की नदियाँ निकलती है, इधर बहती है। ये है हमारा
पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है वह इस प्रकार पूरब की ओर बहती है। यानी ये क्या है, जल विभाजक। जब बांटता है तो नदियाँ जल क्षेत्र को विभाजित करते हैं, यानी इधर भी नदी निकलती है और इससे होकर जल दो भागों में बढ़ जाता है। यानी दो भागों में इसके इधर भी पश्चिम और पूरब, सह्याद्री के पश्चिम और पूर्व दोनों प्रकार दोनों तरफ नदियाँ निकलती है, महान जल विभाजक है। तो देखना है यह हमारे भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसलिए इनका अध्ययन क्या होता है, इसलिए इनका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए तो विस्तार से शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग का है टॉपिक अरावली। कौन है? अरावली पर्वत। अरावली, तो हम लोग अरावली के बारे में कुछ बातें जाने थे। जैसे यह आर्कियन काल की है। किस काल की है? आर्कियन काल की पर्वत है, जो 2.5 से 3 बिलियन ईयर्स साल पहले निर्माण हुआ है। यह आग्नेय चट्टान जो समय के साथ क्या कायांतरित भी हुई है, इन चट्टानों से बनी है, चट्टानों से निर्मित है। इसके बारे में अवशिष्ट शिल क्या अवशिष्ट शिल, यानी जो शिल था इसका अवशिष्ट बचा हुआ है, अवशिष्ट बचा हुआ है, क्योंकि यह पुरातन क्या है, पुरातन वलित पर्वत है। क्या है? पुरातन वलित पर्वत है, पुरातन वलित पर्वत है। इसका जो है भारी अपर्दन हो चुका है। क्या हो चुका है? इसका बहुत अपर्दन हो चुका है, अपर्दन हो चुका है। जैसे देखा तो अपर्दन में जो अपर्दन होता है क्या, मैदान की घाटियाँ बनती है, इसका अपर्दन हो गया है, जिसके कारण यह अधिक ऊंचा नहीं है, जिसके कारण यह अधिक ऊंचा नहीं है। लेकिन गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये तो हो गया अरावली पर्वत के बारे में लिखिए। अब देखते हैं अरावली पर्वत है कहाँ, अरावली पर्वत है कहाँ। चलिए देखते हैं कहाँ है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत हम लोग देखे थे, देखिए इस मानचित्र को हम लोग पहचान रहे हैं, इसको पहचानिए, ये है भारत का पश्चिमी हिस्सा। अब इसी पश्चिमी हिस्सा जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे है अरावली पर्वत। ये क्या है? ये अरावली पर्वत है, जो आपकी राजधानी यहाँ दिल्ली है, कैपिटल दिल्ली तक फैली हुई है। पर हो गई रायसीना की पहाड़ियाँ, जहाँ हमारा पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन सब है ना, ये इसी अरावली का विस्तार होता है वहाँ दिल्ली तक। रायसीना हिल्स के नाम सुने जो दिल्ली में, वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये है अरावली नदियाँ, अरावली की पहाड़ी। और यहाँ है, ये है विंध्या। कौन है? विंध्य पर्वत है। कौन है? विंध्य। अब ये जो बिंद है, इस बिंद को कई भागों में बांटा गया है। इस बिंद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ये हो गया बिंद, ये हो गया भांडेर, ये हो गया
गया भांडेर, और ये हो गया कैमूर। क्या हो गया? ये हो गया कैमूर। अब ये जो अरावली हमारी है, और ये क्या है? ये हमारी अरावली है। क्या है? अरावली। तो अरावली की क्या विशेषता है? इधर जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान से आने वाली रेतीली हवाओं, रेतीली हवाओं को रोकता है। मरुस्थल के फैलाव को रोकता है। ठीक है, यानी ये हमारी एक तरह से क्या मदद करता है, यानी जो मरुस्थल है उसका फैलाव इस पर्वत के कारण रुका हुआ है, और रेतीली हवा जो आती है उनको क्या किया है, उनको यह रोकने का काम करता है। अब देखिए ये जो है तो अरावली पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, अरावली पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं, और साथ लाती हैं। ये पर्वत से भी क्या निकलती है, इन पर्वतों से भी नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, ये नदियाँ अपने साथ और साथ लाती हैं। ये नदियाँ अपने साथ क्या लेगी, और साथ, और इन अवसादों को इन क्षेत्रों में क्या किया है, जमा कर दिया, क्योंकि है इन क्षेत्रों में जमा कर दिया है। तो यह एक थोड़ा सा उच्च भूमि बन गया है। क्या बन गया है? उच्च भूमि बन गया है। ये एक उच्च भूमि बन गया है, जिसे किस नाम से रहते हैं, जिसे कहते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। इसको कहते हैं मालवा का पठार, जो क्या है, एक गिरिपाद पठार है। कौन सा पठार? गिरिपाद पठार है। गिरिपाद यानी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के एकदम सटे हुए समीप में पठार बनने तो उसे गिरिपाद पठार या पीडमोंट प्लेट्यू में प्लेट्यू होते हैं, जिसका निर्माण किससे हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है अवसाद से। किससे निर्माण हुआ है? अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी विशेषता क्या है? मालवा के पठार में हमें कुछ महत्वपूर्ण धातु मिलते हैं। मालवा के पठार में हमें कुछ महत्वपूर्ण धातु मिलते हैं, जैसे यहाँ तांबा, क्या तांबा, जास्ता, ये सब क्या है, ये सब हमें यहाँ मिलते हैं। तांबा, कॉपर एंड जास्ता, जिंक जैसे क्या मिलते हैं, हमें महत्वपूर्ण धातु प्राप्त होते हैं। अब ये जो है विंध्य के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी बहती है, जिसका नाम क्या है? नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा नदी बहती है। तो ये क्या था? ये था हमारा मालवा का पठार। आखिर मालवा नहीं, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में, जो अरावली पर्वत क्या है, इसे क्या लाभ है और कब बनी थी, और इसके बारे में विशेषता। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो क्या है, जो हमारा गुरु शिखर है, यहीं पे एक हमारा क्या है, तिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर किनके लिए है? जैन के लिए, जैन धर्म वालों के लिए है दिलवाड़ा का मंदिर। किस पर? माउंट आबू। माउंट आबू एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। क्या है? महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, जहाँ सैलानी घूमने जाना पसंद करते हैं। ये हमारा क्या, ये हो गया अरावली पर्वत। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? अगला पढ़ेंगे विंध्य। कौन पढ़ेंगे? विंध्य। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे?
विंध्य पर्वत पर ही किया। तो विंध्य देखिए, विंध्य का स्ट्रक्चर कुछ आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या है? ये दो घाटी है, ये दो घाटी है। ये है चूना पत्थर, क्या है? चूना से निर्मित है। और जो विंध्य पर्वत है, ये जो दो घाटियां हैं, और इधर से देखने पर तो ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये घाटी है और इन घाटियों से दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, और यहाँ से एक जो अरब सागर में गिरती है। जो महत्वपूर्ण नदियाँ क्या है? नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ बनती है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसी इधर से देखने पर ये भ्रंश घाटी इधर से अगर देखा जाए तो ये बहुत ऊंचा कागार की तरफ दिखाई देता है। ये जो है, ये बहुत ऊंचा कागार कागार की तरह दिखाई देता है। और इसी कगार को, यही कगार को विंध्य पर्वत कहता है। कगार को यूज क्या बोलेंगे? स्कॉर्पेंट। क्या बोलेंगे? एस्कॉर्पमेंट। क्या है? एस्कॉर्पमेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? यही है विंध्य पर्वत। क्या है? यही है विंध्य पर्वत, जो क्या है? भ्रंशोत्त पर्वत है। क्या है? भ्रंशोत्त पर्वत है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, यानी ये उत्तर और ये दक्षिण। ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया विंध्य पर्वत। क्या हो गया? विंध्य पर्वत। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, यही क्या है? यह है सतपुड़ा। क्या है? यह है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच के जो, नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो क्षेत्र है, वो कौन सा पर्वत है? वह है सतपुड़ा पर्वत। आशा करता हूँ कि इस बातें आप लोग क्या होगी, समझ में आ रही होगी। इस बातें आप लोग क्या होगी, समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक हमारा है प्रायद्वीपीय पठार में। अगला हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। अगला हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन? छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए, छोटा नागपुर का पठार को पढ़ते हैं हम लोग। अभी देखे हैं क्या? अभी क्या देखे हैं? यहाँ देखिए, अभी हमने ये देखा, ये तो हमारे हो गई अरावली, हो गई अरावली पर्वत। और ये था यहाँ था विंध्य, क्या था? यहाँ था भांडेर, और यहाँ था कैमूर। कौन था? कैमूर। कैमूर था। तो इसी कैमूर को हम लोग क्या कहते हैं?
इसी कैमूर को छोटा नागपुर का पठार भी, इस कैमूर के आगे क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। कैमूर के आगे छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें इसमें ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसमें छोटा नागपुर का पठार, इसमें मुख्यतः 3 राज्य आते हैं। मुख्यतः 3 राज्य हैं। कौन कौन? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन कौन? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 3 राज्य आते हैं। ये तो छोटा नागपुर पठार को विस्तार से देखते हैं। फिर नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं। क्या है? छोटा नागपुर पठार, इसका नाम है छोटा नागपुर पठार। देखिए ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, जिसको बीचों बीच एक नदी गुजरती है, जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। और यह छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला कहते हैं हजारीबाग का पठार। क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। और दक्षिण वाला कहते हैं रांची का पठार। क्या कहते हैं? रांची का पठार। दक्षिण वाला को रांची का पठार कहते हैं। और ये जो दामोदर घाटी है, जो नदी बह रही है, ये जो घाटी का निर्माण कर रही है, ये जो घाटी वाला क्षेत्र जो है, यह कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें बहुत अधिक कोयला पाया जाता है। तो ये हम देखे जैसे क्या, ये हमारा छोटा नागपुर पठार आसपास में और छोटे छोटे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे इधर एक छोटा सा है रामगढ़ हिल। क्या है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इधर नीचे में है एक और गढ़जात हिल। कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। रामगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये सब क्या? छोटा नागपुर का हिस्सा है। इसके ऊपर में एक छोटा सा पठार है, इसका नाम क्या है? राजमहल हिल्स। क्या नाम है? राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट से निर्मित हुआ है। किससे बना है? बेसाल्ट से निर्मित है। एक हॉट स्पॉट से गुजरा, जिसका नाम था करग्यूटेन हॉट स्पॉट। किसे? करग्यूटेन हॉट स्पॉट से इसका निर्माण हुआ है। किसका? राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स की एक खासियत है, इस पर एक महत्वपूर्ण चोटी है, जिसका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर। जिसकी ऊंचाई 1366 मीटर है, जो राजमहल हिल्स पर अवस्थित है। अब जो छोटा नागपुर पठार है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। छोटा नागपुर का जो पठार है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाए, ये तो हमने समझ लिया। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यह है कि यह आर्कियन शील्ड है। क्या है? आर्कियन शील्ड है। आर्कियन शील्ड है। क्रिस्टलाइन रॉक है। क्या है?
क्रिस्टलाइन रॉक है। क्या है? क्रिस्टलाइन रॉक है। इसका अधिकांश भाग कहाँ है? अधिकांश भाग झारखंड में है। अधिकांश भाग झारखंड में है। खनिज युक्त, इसमें बहुत अधिक खनिज है। इसमें खनिज युक्त है, इसीलिए इसे रूर ऑफ इंडिया और रूर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या? रूर घाटी जो फ्रांस में है, फ्रांस में है जो रूर घाटी, वहाँ जो है बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। इस कारण इसे भी क्या कहते हैं? रूर घाटी, भारत का रूर घाटी कहा जाता है। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। किसको? छोटानागपुर के पठार को। भारत का 70% खनिज, भारत का 70% खनिज यहाँ छोटानागपुर पठार में पाया जाता है, जो धात्विक और धात्विक या ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन का भंडार है। ऊर्जा संसाधन का भंडार है। ठीक है। ऊर्जा संसाधन का भंडार है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ा था कि इसका जो निर्माण किससे हुआ? दामोदर नदी जो है, जब यूरेशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो क्या 3 घटनाएं हुई थी। 3 घटनाएं में एक था जो दरार पड़ी थी। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये जो थी प्लेट ऐसे जो जगह टकराई थी तो इसमें दरार आई थी। नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी और कृष्णा गोदावरी बेसिन का निर्माण हुआ था, और ये जो बेसिन बने थे, इन्हीं में क्या बनते हैं? कोयला अधिक पाया जाता है। इस कारण यह जो दामोदर नदी है, इस क्षेत्र में क्या कोयला अधिक पाया जाता है। अब बढ़ते हैं तो जो राजमहल हिल्स है, जो हमारा राजमहल हिल्स है, उसके पूरब में क्या है? उसके पूरब में क्या है? तो हम देखेंगे कि हम क्या देखे थे, यहाँ देखे थे राजमहल, मानिए ये हमारा क्या है? क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। कौन है? राजमहल। और इधर एक पहाड़ी है, इधर एक पहाड़ी है, इसका नाम है गारो। क्या नाम है? गारो। खांसी जनता का अपना नाम सुनने नहीं जाने का पता जाएगा। ये जो गारो है, अब ये राजमहल की पहाड़ी क्या है? छोटानागपुर पहाड़ का हिस्सा है। और ये जो गारो है, गारो भी क्या है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और बीच में जो क्षेत्र है, बीच में हम लोग जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह जो है, यह धंसा हुआ क्षेत्र है। क्या है? निम्न भूमि है। क्या है? निम्न भूमि है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं? मालदा गैप कहता है। जो आज हमारा बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है, वह इसी मालदा गैप में अवस्थित है। जो राजमहल और गारो से जो नदियाँ आई, उन्होंने जो अवक्षेप लाया, उसके इससे कुछ दरारें भर गई, और आज यह क्या है? मैदानी रूप धारण कर लिया है। लेकिन अभी भी इन गारो और राजमहल की पहाड़ी में क्या है? नीचे का वाला क्षेत्र है। इसे कुछ आसान भाषा में हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं।
कि ये हो गया हमारा क्या, राजमहल, और ये हो गया हमारा क्या, गारो। क्या हो गया, गारो हिल्स हो गया, और ये हो गया राजमहल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था कि ये जो था ये धंसा हुआ क्षेत्र था। क्या था, धंसा हुआ, ये जो धंसा हुआ क्षेत्र था। तो ये धंसा हुआ क्षेत्र कैसे भरा, जब यहाँ से जो नदियाँ हैं, जो नदी है यहाँ से अवसाद लेकर आई, जैसे नदी ये अवसाद लेकर आई, और ये जो निम्न भूमि था या धीरे धीरे अवसादी मैदान के रूप में कन्वर्ट हो गया और आज जा गया है। निम्न भूमि तो है लेकिन कुछ समतल हो गया, और यहाँ हमारा जो बांग्लादेश है वहीं स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दरार आने के कारण यह बीच का जो क्षेत्र है वह धंस गया, लेकिन यह तो है छोटा नागपुर का ही हिस्सा। किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का ही हिस्सा है। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अब इसको समझने के लिए हम लोग मैप बनाएंगे। देखिए भारत का ये उत्तर पूर्व वाला मैप है, ये हमारा क्या होगा, भूटान हो गया, और ये कुछ ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ हमारा क्या है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये हमारा पूर्वोत्तर के राज्य है। तो यही था राजमहल। क्या था, राजमहल, राजमहल था ये हमारा, और बीच में ये गैप आ गया, और बाद में क्या है, बाद में 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, ये सब जो है प्रायद्वीपीय छोटे नागपुर का, छोटा नागपुर पठार के क्या है, हिस्सा है। इनका नाम क्या है, ये इन्हें कहते हैं संयुक्त रूप में, इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें संयुक्त रूप में क्या कहेंगे, संयुक्त रूप कहेंगे मेघालय का पठार। क्या, मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार में पहला नंबर गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया, तीसरा जयंतिया, चौथा मिकिर, कौन, चौथा मिकिर, और पांचवा रेंगमा, कौन, रेंगमा। तो मेघालय पठार में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये 5 पर्वत हैं जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिनकी जो कब की है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। कब की है, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल की सील से बनी है, सील से बनी है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा के बीच में मालदा गया, पानी का क्या हो गए, अलग हो गए। अब जो गारो है, जो गारो पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी नोक्रेक, नोक्रेक 1412 मीटर, 1412 मीटर। जानते हैं नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद शिलोंग,
खांसी, उसके बाद है गारो के बाद खांसी, खांसी है। खांसी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिलोंग पीक। क्या नाम है? शिलोंग पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1963 मीटर, 1963 मीटर है। और महत्वपूर्ण बात क्या? आगे क्वेश्चन आता है, जो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा क्या है? तो मिकिरिया रेंगमा। कौन? मिकिरिया रेंगमा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा है। यहाँ जो है पूर्वोत्तर की समस्या या एक यह है कि जल अभाव की समस्या है। यहाँ जलापूर्ति की समस्या है, जल का अभाव है। क्या है? यहाँ जल अभाव है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ तो खूब बारिश होती है, यहाँ खूब बारिश होती है, लेकिन यहाँ जो पठार है कैसे हैं? क्रिस्टलीय है। कैसे पठार है? यहाँ जो पठार है उसका प्रकृति क्या है? क्रिस्टलीय है। पठार की प्रकृति क्रिस्टलीय, जिस कारण जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ टर्शियरी कोयला, टर्शियरी कोयला पाया जाता है, टर्शियरी कोयला पाया जाता है, जो 3rd ग्रेड का कोयला है। और यहाँ क्या है? इसको खदान करने की आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की माइनिंग होती है, जिसे रेट होल माइनिंग क्या कहते हैं? रेट होल माइनिंग, यानी लोग गड्ढा बनाकर वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं? उसकी खुदाई करते हैं और उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये क्या था? इतना बड़ा क्या? मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार की कुछ और खूबियां हैं, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर कुछ खूबियां हैं, जैसे यहाँ जो है जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता अधिक है। यहाँ जनजातीय आबादी पाई जाती है, जनजातीय जो है यहाँ जनजातीय आबादी यहाँ अधिक है। चेरापूंजी और मासिनराम, कौन? चेरापूंजी और मासिनराम जो है वो क्या है? यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बहुत यहाँ बहुत अधिक क्या होती है? आर्द्रता होती है। तो ये तो किसके बारे में पढ़े? ये हमने पढ़े प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार, यानी मेघालय के पठार के बारे में, जिसमें गारो, खांसी और झिंझिया मिट्टी रेंगमा के बारे में पढ़े। आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोग क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही जो क्लास है आपको उपलब्ध होता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।